नमस्कार दोस्तों, हम अपना चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। कि पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियाँ लगी। आरंभिक काल में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ये जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ रही है। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भी जो जनसंख्या जब शुरुआती समय की बात करें तो वो क्या है, बहुत ही तीव्र बहुत ही कम गति से बढ़ रही थी, और आज के समय में जो गति है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इसके लिए क्या है कि हम आगे एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखने को मिलेगी। देखिए, इसका तो सीधा सा कारण क्या है कि उस समय क्या है कि जो जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जन्म भी होते थे लेकिन मृत्यु भी बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। इसलिए जो वृद्धि दर की बात करते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती थी। अब हमारे पास है कि चित्र 2.2 से जनसंख्या वृद्धि कहानी बताता है। लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व यहाँ कृषि के आरंभ व इसके पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। मोटे तौर पर 80 लाख। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या और तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया, और 1750 के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि हुई, और अब तक की प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की है तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान करा। देखो, सिंपल सी बात है, आपके लिए यहाँ से 1 नंबर प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जो वो प्रश्न यहाँ से हो सकता है कि भी आपसे पूछेंगे भी बताएं ईसा से पहले जो है विश्व की जनसंख्या कितनी थी, और एक जो मोटे तौर पर ये प्रश्न पूछा जाता है, बताएं औद्योगिक क्रांति के उदय के समय जो विश्व की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, देखो हम बात कर चुके हैं पहले जो समय था कि भी वहाँ पर क्या है कि ना तो मनुष्य के पास शिक्षा थी, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ थी। तो वहाँ पर क्या जन्म दर और मृत्यु दर ज़्यादा होने की वजह से क्या देखने को मिल रहा था कि वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम थी। लेकिन अब जो है जैसे जैसे मनुष्य बढ़ा तो उसके पास क्या, उन्होंने थोड़ा सा बीमारियों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया था। इसलिए क्या कि जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ने को आई थी। ठीक है, और जो ये विस्फोट हुआ है आप कह सकते हैं कि भी इसी वजह से हुआ था। और इसके बाद है लास्ट में जो आज के समय में आपको देखने को मिल रही है चीज़ें, आज आप ये कह सकते हैं कि भी एक जो शिक्षा के कारण आप कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का जो है जो कमी आ रही है बहुत सारे जो विकसित देशों के अंदर, वो शिक्षा के माध्यम से ही आई हुई है। या फिर हम जो बात करने वाले हैं कि जो जनसंख्या के बारे में जो हम अभी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कुछ दिया हुआ यहाँ पर इन्होंने मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप का इंजन प्रस्तापित हो गया था, जिससे पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्राप्ति से कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल हुई भी। महामारी व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधा में सुधार, व्यवस्था ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को तीव्रता से बढ़ाया गया। बिल्कुल है भी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात की, किस प्रकार से हमने कृषि और उद्योग में उनका उपयोग किया। इसी प्रकार से क्या हमने मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट करके क्या है हमने इसको प्राप्त कर लिया। भाई देखो, आपको यहाँ पर दिखाई गई है ये क्या है, विश्व जनसंख्या प्रति 1 अरब तक बढ़ने में वहाँ पर वर्षों की संख्या, यानी कि 1 अरब के बाद जो 1 अरब का समय दे रखा कि भी 1830 तक 1 अरब थी। उसके बाद क्या है 1930 में ये 2 अरब होगी। इसको मात्र 100 वर्ष लगे। अब देखिए 30 वर्ष के बाद क्या होगी, 2 अरब होगी। उसके बाद क्या है 4 अरब होने में इसको 15 वर्ष लगे 75 में। फिर 12 अरब 12 और उसके बाद क्या लगातार 12 वर्षों में क्या है होती चली गई है ये 1 अरब की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है भाई। उसके बाद है विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। कि मानव जनसंख्या प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लगे, किंतु इसे 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे, जो अभी हमने इस टेबल के माध्यम से देखा। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के 2 गुना होने की अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। देखो, इसमें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो विकसित देश हैं वो अपनी जनसंख्या जो वृद्धि दर को कंट्रोल करने में सबसे आगे रहे हैं। तो इसलिए जो उनकी दर है जो 2 गुना होने में क्या हो वो ज़्यादा समय लेते हैं, जबकि विकासशील देश हैं वो क्या बहुत ही जल्दी से डबल कर लेते हैं। 2 गुना करने में अधिक समय लेता है। जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है जहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर क्या कि जनसंख्या एक विस्फोट के द्वारा ही हो रहा है, तो ऐसा क्यों है वहाँ पर। देखो, आप कह सकते हैं कि सबसे पहली तो बात है कि वहाँ पर जन्म दर को कंट्रोल नहीं किया गया अभी। ठीक है, और उसके बाद है कि धीरे धीरे क्या है कि वहाँ पर क्या है कि मध्यम प्रकार का आप कह सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो क्या है कि भी मृत्यु दर को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने में सहायक रही है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूपों की बात करेंगे। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना की जा सकती है।
विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ये आप कन्फर्म कर लेना कि भाई जहाँ पर आर्थिक विकास ज़्यादा होगा वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि आपको कम देखने को मिलेगी, यानी कि वो घट जाएगी भी, ठीक है। इसीलिए जो ऊपर की तरफ कारण बताया गया, जो विकसित जनसंख्या विकसित देशों में क्या है वो जनसंख्या वृद्धि कम देखने को मिलेगी, और जबकि विकासशील देश इसके मामले में बहुत आगे मिलेंगे आपको। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वास्तविक दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है, वास्तव में ऐसा नहीं। इसका कारण है जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो जनसंख्या के विशाल परिवर्तन होने का देखने को मिल सकता है। देखो वैसे तो क्या है कि जनसंख्या की वार्षिक दर है, अब वैसे तो नॉर्मल देखने में 1.4% है, इसको तो कहेंगे ये तो कोई बात ही नहीं, 100 में से 1.4% ही बढ़ रही है। लेकिन अब ये बात आप ये भी तो देखें ना कि जनसंख्या भी तो कितनी है। अब ये जनसंख्या बहुत बड़ा आंकड़ा है, उस बहुत बड़े आंकड़े का क्या है कि मान लीजिए जब हम 1.4% निकाल रहे हैं तो वो आंकड़ा भी तो बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। तो यही कारण है, एक तो हम परसेंटेज निकालें कि भी एक तो 500 का 1.4 निकालें, एक हम अरबों का जो 1.4 निकाले, तो वो जो आंकड़ा है वो हमें हमेशा बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा भी। इसलिए क्या हमें समस्या भी जो देखने को मिल रही है। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। दूसरा जो फैक्टर आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है कि भी हो सकता है कि भी वहाँ पर क्या है निरंतर जो वृद्धि दर वो क्या घटती चली जा रही है, लेकिन कुल जनसंख्या फिर है वो फिर भी बढ़ती चली जा रही है भी, ठीक है। उसके लिए क्या है कि भी हम की बात कर रहे हैं इसके बारे में। देखो ऐसा इसलिए है कि भी देखो जैसे जनसंख्या जो दर है, जैसे हमने बात की थी 1.4 है, ठीक है, ये 1 पॉइंट से फिर वो घटकर 1.3 आ गई, 1.2 आ गई, लेकिन वो बढ़ तो रही है, दर तो है, दर तो मान लीजिए वो कम आती चली जा रही है, लेकिन वो जनसंख्या तो बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जो क्या है कि भी हो सकता है कि वृद्धि दर घटती चली जा रही है, लेकिन क्या जनसंख्या में क्या है आपको बढ़ोतरी देखने को जरूर मिल जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अलग वृद्धि अपेक्षित है। इसके अलावा फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। देखो सीधी सी बात है कि भी जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो कोई मतलब क्या है, एक समय के लिए तो अच्छी बात है, हमें काम करने के लिए जो लोग मिलेंगे, लेकिन जब है ये लगातार बढ़ती रहेगी तो क्या है बहुत बड़ी मात्रा में क्या है समस्याओं को देन करेगी। रिसोर्सेज भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ओवर यूज होना शुरू हो जाएंगे रिसोर्सेज का। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर समस्या, जो अभी हमने बताया कि भी रिसोर्सेज हैं वो क्या मिसयूज होना शुरू हो जाएंगे। जनसंख्या ह्रास भी चिंता का विषय है, और यदि ये घटती चलेगी तो भी समस्याएं देखने को मिलती है। यह इंगित करता है संसाधन जो पहले जनसंख्या पोषण करते थे अब उसे जनसंख्या पोषण करने में सक्षम नहीं रहे हैं। यानी कि एक दूसरा कारण भी ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जनसंख्या लगातार कम होती चली गई तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं फिर वो रिसोर्सेज एज इट इज रह जाएंगे तो उनको कौन ना कौन यूज करेगा। उसके बाद है एड्स, HIV, उसके बाद जैसी घातक महामारियों ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी थी और औसत जीवन प्रत्याशता को घटा दिया था। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम हुई थी। जो यहाँ पर जो बताने वाली बात है कि भी जो बीमारियाँ थी, जैसे कि हम बात करें हैं कि HIV जो एड्स है इसके बारे में बताया गया है कि ये जो घातक बीमारी थी अफ्रीका, और ये एक CIS बोलते हैं इसको, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कि जो वो रसिया का विघटन हुआ था ना, तो उस समय क्या 12 स्टेट्स थी जो है, वहाँ से विघटन के बाद क्या है ये आपस में क्या मिली थी और उन्होंने अपना यूनिट बनाया था। वो चाहते थे कि भी जिस प्रकार से हम रसिया के अंदर मिले होते अब टूटने से अलग अलग देश बन गए, तो व्यापार करना चाहते थे अपना आपस में, तो इसलिए उन्होंने अपना एक स्वतंत्र आपस में एक व्यापार बना लिया था भी, ठीक है। तो इसने क्या किया था भी, जो एशिया था उस एशिया में क्या मृत्यु दर को बढ़ा दिया था और जीवन प्रत्याशता को क्या घटा दिया। जीवन प्रत्याशता का मतलब क्या होता है कि भी एक जो है जन्म के समय जो व्यक्ति होता है, एक जन्म के समय जो बच्चा होता है उसमें क्या है कि उसकी अनुमानित आयु कितनी है, यानी कि कितने साल तक जीवित रह सकता है। कि भी एवरेज एक व्यक्ति भारत में या फिर किसी भी देश में वो एवरेज कितने साल तक जीवित रह रहा है उसको क्या कहते हैं हम जीवन प्रत्याशता का नाम दिया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में क्या है 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई ही नहीं दे रहे, ठीक है। अब क्या है, ये है थ्योरी जो पेपर में आएगी भाई, ठीक है। ये है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं इसको। ये पेपर में आएगी, कन्फर्म है भाई, एक कोड में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी।
ठीक है। यदि मैं इसके ऊपर मोटे तौर पर यदि मैं बात करूँ तो इसकी जो थ्योरी है सबसे पहले WS थॉमसन और FW नोटेस्टिन के द्वारा ये दी गई थी। तो इसमें क्या कि आपने डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बुक में यहाँ पर नहीं मिलेगी, आप लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि समय के साथ साथ जो है जनसंख्या में होने वाला क्रमिक परिवर्तन क्या कहलाता है, वो जनांकीय संक्रमण कहलाता है। कई बार क्या 2 नंबर का प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि भी जनांकीय संक्रमण क्या होता है, तो आपने बताना है कि समय के साथ साथ जनसंख्या में होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन वो जनांकीय संक्रमण कहलाता है। जो ये सिद्धांत है इसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी कि क्या है, जनसंख्या भविष्य में किस प्रकार की होगी उसके लिए पूर्वानुमान बताया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण खेती और शिक्षित व्यवस्था से उन्नति करके नगरीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमने पहली बात की कि शुरुआत में क्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर आपको देखने को मिलेगा। कब देखने का मिलेगा, जब समाज ग्रामीण था, खेती अर्थ और अशिक्षित देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, साक्षर हुए हम, तो हमने क्या इसको निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्कर के रूप में जाना जाता है अभी। ठीक है। उसके बाद जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या की गई है। ये प्रश्न आपसे आएगा तो आपने ये एक्सप्लेनेशन देनी है 3 अवस्थाओं को। प्रथम अवस्था जो होती है उच्च प्रजनशीलता, वो उच्च मृत्यता होती है क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की अस्थायी पूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्यक्षता निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होता है। 200 वर्ष पूरे विश्व के सभी देश इस अवस्था में होते हैं। तो आपने जो लिखना आगे भी 3 अवस्थाएं होती हैं इस थ्योरी की, तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे इसको कि भी क्या है कि भी शुरुआती समय में क्या उच्च प्रजनशीलता होती है और उच्च मृत्यता दर होती है। तो महामारी होती हैं, भोजन का अनिश्चित आपूर्ति वाली मृत्यु होती हैं, जिसकी वजह से क्या कोशिश करते हैं कि भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है और ज़्यादा बच्चे होते हैं पैदा किए जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या की जो वृद्धि दर बहुत ही धीमी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जैसे जन्म हुए उसी प्रकार से मर गए, तो बराबर सा बिल्कुल पोर्शन होता है। इसलिए जो वृद्धि दर है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अब दोबारा से फिर वही सारा का सारा जो परिवार है वो क्या है, एक जो दूसरी बात है उस समय माना जाता था जिसके पास बड़ा परिवार होगा तो उसको क्या परिसंपत्तियों के रूप में माना था, यानी कि उनके पास संसाधन के रूप में आप कह सकते हैं माना जाता था। और जीवन प्रत्यक्षता बहुत ही निम्न पाई जाती थी। 200 वर्ष पूर्व जितने भी देश हैं आपने याद रखना, ये बात जरूर लिखने की, वो सारे के सारे इसी अवस्था से गुजर रहे थे। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजनशीलता ऊंची बनी रही, किंतु यह समय के साथ घटती रही। यह अवस्था घटी मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वास्थ्य में सुधार के साथ मृत्यता में भी कमी आती है। इसे अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च हो जाता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, भी जब प्रजनशीलता थी तो कुछ साल तो क्या है वो ऊँची बनी रही, लेकिन बाद में क्या है ये समय के साथ साथ क्या घटती रहती है। और जब ये घटती रहती है तो क्या सीधी सी बात है वो क्या मृत्यु दर को भी थोड़ा सा कम कर देती है। उसका कारण है क्यों कर देती है, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में क्या बहुत बड़ी मात्रा में सुधार होता है, जिससे क्या है जो मृत्यु दर था उस मृत्यु दर को क्या कर पाते हैं हम क्या है काफ़ी हद तक क्या है कम कर पाते हैं। जिसकी वजह से क्या है जो हमारा शुद्ध का मतलब जो टोटल है वो टोटल हमारी क्या हो जाती है, वो जनसंख्या आपको बढ़ती हुई दिखाई देखने को मिल जाएगी। जो थर्ड अवस्था होती है इसमें प्रजनशीलता और मृत्युता दोनों अधिक घट जाती है और जनसंख्या तो स्थिर हो जाती है, मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसा जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करता है। देखो सबसे जो प्रमुख जो लास्ट स्टेज होती है किसी भी देश के लिए वो क्या आती है कि प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों बहुत ही घट जाती है। जनसंख्या इतनी हो जाती है कि मान लीजिए जो शुरुआती समय होता था ना कुछ काफ़ी हद तक उसी प्रकार से होता, लेकिन वहाँ पर उच्च जन्म दर और मृत्यु दर थी, लेकिन यहाँ पर कम मृत्यु दर आपको देखने को मिलेगी और कम ही क्या है प्रजन या जन्म दर आपको जन्म और मृत्यु दर दोनों आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अब क्या है इसका कारण है कि नगरीय जनसंख्या होती है, शिक्षित होते हैं, तकनीक होती है, हमें विचार होता है कि हमें कितना आकार चाहिए परिवार का, हम कितने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, तो ये अंतिम स्टेज के अंदर रखा जाता है। और कई बार तो क्या है कुछ ऐसे देश भी होते हैं जैसे हम कल पढ़ रहे थे साइबेरिया, फ्रांस वगैरह की बात कर सकते हैं, तो या फिर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये कंट्रीज़ ऐसी हैं। कई बार यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भाई यहाँ पर जन्म दर तो क्या हो जाती है कम हो जाती है, जबकि वहाँ पर मृत्यु दर क्या कम रह जाती है। इसीलिए क्या कि वो प्रोत्साहित करते हैं जो है बच्चों को पैदा करने के लिए, ताकि रिसोर्सेज क्या है वो जो बने हुए हैं उनका उपयोग किया जा सके, जनसंख्या को क्या बढ़ोतरी के लिए किया जाता है ऐसा प्रयास।
इसको प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अधिक नम्य है और इसकी प्रजनशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है भाई, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतर रखना होता है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता। बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों ने अपनी खाद्य पूर्तियों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी और युद्ध द्वारा से अचानक गिरावट के रूप में सामने आ सकता है। देखो जो है ये माल्थस थे ना कि इकोनॉमिक्स हुआ करते थे और ये किस्म से पादरी भी थे। देखो इन्होंने एक बुक लिखी थी एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि भी इन्होंने माना कि भी जो जनसंख्या है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, जितना जो खाद्य पदार्थ है वो उस गति से नहीं बढ़ रहे। तो ये क्या है कि एक समय तो ऐसा आएगा कि भी जनसंख्या वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो क्या है ठीक है, लेकिन ऐसा भी समय आएगा कि वो क्या किसी भी देश के लिए वो खतरनाक हो जाएगी। अब मान लीजिए कि भी क्या वहाँ पर कोई भी अकाल आएगा, बीमारी आएगी, युद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा जनसंख्या वहाँ पर क्या हो जाएगी, वापस नियंत्रण हो जाएगी। तो हम जैसे कि आज के समय में जो समस्या आई हुई कोरोना जो है वायरस की बात करें, देखो सीधी सी बात है, काफ़ी हद तक आप इसको भी क्या मान सकते हैं कि आप ये जनसंख्या को नियंत्रण करने का एक तरीका बना सकते हैं प्रकृति द्वारा। देखो प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, तो इस थ्योरी में भी उन्होंने इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया था कि भी जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि भी समय के साथ साथ क्या है कि भी पृथ्वी जो प्रकृति होती है अपने आप जो है पृथ्वी क्या है बैलेंस बना लेगी भाई, ठीक है। तो आज हमारा जो है चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। हम उसके बाद मिलते हैं कल, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। इसमें आपने ध्यान रखनी एक तो थ्योरी है, इस थ्योरी को आपने याद करना सबसे प्रमुख। ये दूसरे नंबर पर क्या है, ये कितनी जनसंख्या थी, ये दूसरा प्रश्न आपके लिए एक नंबर पूछा जा सकता है। उसके बाद एक टेबल थी, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, वास्तविक वृद्धि दर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि वितरण किसे कहते हैं, गंतव्य किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ज़रूर याद कर लेना और हो सके तो अपनी खुद की कॉपी बनाकर उसको कॉपी में भी लिखने का प्रयत्न करें भाई।